जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। आज हमारी आरसीसी की सेकंड क्लास है। तो जैसा आप लोग को मालूम है कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था डिज़ाइनिंग हम डिस्कस कर चुके थे। और डिज़ाइनिंग के साथ साथ ही देखिए कंक्रीट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। कंक्रीट क्या होती है, कितने तरीके की होती है, पीसीसी आरसीसी हमने देखा था। अब हम कंक्रीट के अंदर हमने ये भी देखा था कि जो हम अपना यूज करते हैं स्टील, वो क्यों यूज करते हैं, उसके दो रीज़न मैंने आप लोगों को बताए थे। कंक्रीट की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमने देखी थी, साथ में टारगेट मीन स्ट्रेंथ भी हमने देखी थी क्या होती है। इसके साथ ही हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ भी देखी थी कंक्रीट की। साथ में ग्रेड ऑफ कंक्रीट की भी बात करी थी, क्या इसका प्रोपोर्शन होता है, क्या इनमें रिलेशन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट भी मैंने आप लोग को बता दिए थे। साथ में डेंसिटी ऑफ कंक्रीट बता करके मैंने आप लोग को अपनी क्लास रोक दी थी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे, अब यहाँ से आगे को हम अपना देखेंगे। तो चलिए एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर की अगर हम बात करें तो हमने ऐसा पहले भी कहीं पढ़ रखा है। आप कहो कि सर कहाँ पे पढ़ रखा है, तो देखो माइल्ड स्टील के लिए हम लोग पढ़ते थे। जब माइल्ड स्टील के लिए मैंने आप लोग को सोम में पढ़ाया था, तो सोम में मैंने आप लोग को माइल्ड स्टील्स के लिए आप लोग को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना करके दिखाया था। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना करके दिखाया था। और वहाँ पे भी हमारा अगर याद हो आपको, कुछ इस तरीके का कर्व वहाँ पे आता था। कुछ इस तरीके का कर्व वहाँ पे हमको देखने को मिला था। अब सेम चीज़ हम परफॉर्म करेंगे किसके ऊपर, कंक्रीट के ऊपर। तो जैसा कि हमको मालूम है कि कंक्रीट जो होता है हमारा, वो कैसा मटेरियल होता है, एक ब्रिटिल मटेरियल की तरह बिहेवियर करता है। इसका बिहेवियर जो होता है एक ब्रिटिल मटेरियल की तरह होता है। तो सिंपल सी बात है, इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो आने वाला है, स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन का जो कर्व आने वाला है, वो भी क्या होगा, एक जो ब्रिटिल मटेरियल होता है उसकी तरह ही यहाँ पे होगा। तो देखिए कुछ इस तरीके का जब हम स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन इसका अपना डायग्राम बनाते हैं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस वर्सेस कंप्रेसिव स्ट्रेन होता है पहली चीज़। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम हमारा बन करके आता है। इस डायग्राम में हमको देखना क्या होता है, नोटिस ये करना होता है, इसका जो पोर्शन होता है, मान लीजिए कि इसकी कुछ ना कुछ चीज़ भी कंक्रीट के लिए हम इसको परफॉर्म कर रहे होंगे, तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी। सपोज कुछ भी आप ले लीजिए, मान लीजिए कि M15 के लिए हमने इसको ड्रॉ किया है। M15 के लिए तो इसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी होगी, 15 मेगा पास्कल होगी। तो इस 15 का 1/3, तो 15 का 1/3 मतलब 5, तो यानी कि 5 मेगा पास्कल तक की जो भी स्ट्रेंथ होगी इसकी, ये जो कर्व आएगा वो कैसा कर्व आता है, एक लीनियर कर्व आता है। साथ में इसके बाद जो कर्व हो जाता है वो कैसा हो जाता है, एक नॉन लीनियर कर्व हमारा हो जाता है। अब मान लीजिए कि अगर हमारे पास क्या है, हमको एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी होती है कि इसके बाद एक अल्टीमेट, ये हम इस पॉइंट को बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर जाने के बाद क्या है कि इसकी जो स्ट्रेस होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। देखिए यहाँ से आप जाएंगे तो ऐसे देखिए स्ट्रेस बढ़ती गई, इस पॉइंट पर जाने के बाद मैक्सिमम स्ट्रेस हमको देखने को मिली। लेकिन फिर क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, उसकी स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाती है। देखिए आगे जब आप जाओगे तो स्ट्रेस क्या कम हो जाना शुरू हो रही है। तो ये स्ट्रेस कम होना शुरू कब होती है, तो याद रखना जो स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन की 0.002 जो एप्सिलॉन होता है, यानी कि स्ट्रेन की इतनी वैल्यू के बाद जो है, जो हमारी स्ट्रेस है वो कम होना शुरू हो जाती है। एक बार ईएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ईएससी का क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, कि यहाँ पर जो है ये स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाती हैं। अब ये कम होना शुरू क्यों होती हैं, तो ड्यू टू माइक्रो क्रैक्स। आपको मालूम होगा जब आप क्या है कि मान लीजिए ये कॉन्क्रीट है हमारे पास, अब इस पर आप स्ट्रेस लगाते रहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाते रहिए, तो होगा क्या, इसमें क्रैक्स पड़ने शुरू होंगे। कंक्रीट में क्या होंगे, क्रैक्स पड़ने शुरू होंगे। यहाँ पे स्टील होगी इसके अंदर, तो जब क्रैक्स पड़ने शुरू इसमें होंगे तो इसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्ट्रेस क्या है, कम हो जाती है। और यही क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि किसकी वजह से ये स्ट्रेस कम हो जाती है। तो माइक्रो क्रैक्स जब इसमें आने लगते हैं हमारी कंक्रीट में, तो उसकी वजह से स्ट्रेस क्या है, कम हो जाती है। क्लियर। तो कुछ इस तरीके का हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बन करके आता है। बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पहले भी हम पढ़ चुके हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाकी कुछ नहीं होता है, जिसको हम अपना यंग्स मॉडुलस भी पढ़ते थे। यंग्स ने ये दिया था, जिसको हम क्या बोलते थे, ई बोलते थे। तो उसी चीज़ को हम देखेंगे। तो याद रखना, देखिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, आपने सिर्फ यही पढ़ रखा होगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ज़्यादा से ज़्यादा। आज मैं आप लोग को डिटेल में आप लोग को बताने वाला हूँ कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते कितने तरीके के हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम तीन तरीके से क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले तो आएगा हमारे पास इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, दूसरा होगा हमारे पास सेकेंड मॉडुलस, थर्ड होगा हमारे पास टेंजेंट मॉडुलस। इसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन में हमारे पास आएगा डायनामिक मॉडुलस और स्टैटिक मॉडुलस। और थर्ड क्लासिफिकेशन में हमारे पास आएगा शॉर्ट टर्म मॉडुलस और लॉन्ग टर्म मॉडुलस। और याद रखना, लॉन्ग टर्म मॉडुलस को ही हम इफेक्टिव मॉडुलस भी
कहते हैं। अब हम इनमें से सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि सेकेंड मॉडुलस को हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग मॉडुलस भी बोलते हैं। तो ये मैं अभी आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा, लेकिन ये याद रखना, ये यहाँ से जेई का ये फेवरेट टॉपिक है। जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके। तो चलिए हम वन बाई वन सारी चीज़ें अपनी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। तो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस क्या होता है? ये कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये कंप्रेसिव स्ट्रेन जब हम इसके लिए कंक्रीट के लिए अपना एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, तो इसीलिए मैंने आप लोग को कर्व भी बताया, सिर्फ इसको पढ़ाने की, इस टॉपिक को पढ़ाने की वजह से। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जब कर्व आता है तो कुछ इस तरीके का बन करके आता है। तो जो पोर्शन हमारा कैसा था, लीनियर था। जो पोर्शन क्या था, लीनियर। लीनियर कितना था, 1/3 एफ सी के, जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ था उसका 1/3 पोर्शन। तो उसके जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो हमको ये स्लोप मिलता है एल्फ़ा। क्या मिलता है, स्लोप एल्फ़ा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का आपको याद होगा, माइल्ड स्टील के केस में भी जब आपने कर्व बनाया था, तो यहाँ पे आप लोग को स्लोप मिलता था ई या एल्फ़ा, जो भी आप इसको बोलते थे, टेन एल्फ़ा। तो टेन एल्फ़ा ही हमको क्या देता था, ई देता था, जिसको हम यंग मॉडुलस बोलते थे। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो टेंजेंट हमने ड्रॉ की है, इनिशियल टेंजेंट जो हमने ड्रॉ करी, तो इनिशियल टेंजेंट जो हमको ये एंगल देगी एल्फ़ा, यही हमारे पास क्या होगा, टेन एल्फ़ा होगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, ई। ई बोले तो आई टी। आई टी मतलब इनिशियल टेंजेंट यंग मॉडुलस, ठीक है। तो हमको मालूम है कि यार यंग मॉडुलस कितना होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो कि टेन एल्फ़ा होगा, वही हमको क्या दे देगा, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस हमको दे देगा। सिंपल सा, बस यही लाइन उसमें लिखी हुई आती है कि अगर एक कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसी कंक्रीट के लिए, तो इनिशियल टेंजेंट जो होती है वो कौन सा मॉडुलस देती है, तो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस देती है। इसके बाद सेकंड आता है हमारे पास सेकेंड मॉडुलस। कौन सा आता है, सेकेंड मॉडुलस। तो सेकेंड मॉडुलस क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते थे, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हम माइल्ड स्टील के लिए बना रहे हैं, तो ये पॉइंट होता था हमको, जो हमको क्या देता था, इल्ड स्ट्रेस देता था। क्या देता था, इल्ड। हमको पता है कि इस पॉइंट के बाद उस मेंबर में परमानेंट डिफॉर्मेशन आने लगेगा। उस मेंबर में कैसा डिफॉर्मेशन आने लगेगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन वहाँ पे आने लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक कर्व इस तरीके से बन करके आया है, तो इसमें आप कैसे पता करोगे कि ये पॉइंट टिल्ड होगा, कि ये पॉइंट टिल्ड होगा, कि ये पॉइंट टिल्ड होगा? तो हम पता नहीं कर सकते। तो हम करते क्या थे, यहाँ पे प्रूफ स्ट्रेन लेते थे। क्या लेते थे, प्रूफ स्ट्रेन। प्रूफ स्ट्रेन क्या होती थी हमारे पास, हम 0.2% ऑफसेट ले लेते थे स्ट्रेन का। तो मान लीजिए कि आपने 0.2% स्ट्रेन ले लिया, 0.2% स्ट्रेन का ऑफसेट ले लिया, तो ये जो हमको मिलता था, इसको हम क्या बोल देते थे, इल्ड स्ट्रेस बोल देते थे। क्या बोलते थे, इल्ड स्ट्रेस। और इसी का दूसरा नाम हो जाता था प्रूफ स्ट्रेस। क्या हो जाता था, प्रूफ स्ट्रेस। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या करा, ये आप लोगों ने 0.2% का ऑफसेट लिया, 0.2% स्ट्रेन का ऑफसेट लिया, और ये पॉइंट हमको मिला, और यहाँ पे हमको देखने को मिली प्रूफ स्ट्रेस। तो हम इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ, इस तरीके से अपना इस ओरिजिन पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कि वो हमारी टेंजेंट जो है वो कहाँ से पास करे, प्रूफ स्ट्रेस वाले पॉइंट से पास करे। कहाँ से पास करे, प्रूफ स्ट्रेस वाले पॉइंट से पास करे। तो ये प्रूफ स्ट्रेस वाला पॉइंट था सपोज। तो ये जो एंगल मिलेगा हमको, टेन बीटा इसको हम कह सकते हैं। तो टेन बीटा जो हमको मिलेगा वो हमको क्या देगा, सेकेंड मॉडुलस देगा। क्या देगा, सेकेंड मॉडुलस देगा। और जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है IS 456/2000, वो क्या बोलता है इसके बारे में, वो बोलता है कि अगर आपको सेकेंड मॉडुलस कैलकुलेट करना है, तो मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ। तो उसने फॉर्मूला दिया 5000 अंडर रूट एफ सी के। क्या फॉर्मूला दिया, 5000 अंडर रूट एफ सी के। कि आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, और इसकी हेल्प से आप क्या कर लो, सेकेंड मॉडुलस कैलकुलेट कर लो। कैसे, तो सपोज अगर आप एग्जांपल के तौर पर आप M25 ग्रेड की कंक्रीट के लिए निकालना चाह रहे हो, तो यहाँ पे ई सी इजिकल टू कितना हो जाएगा, 5000 अंडर रूट, ये एफ सी के की वैल्यू होगी, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 25 मेगा पास्कल, तो यहाँ पे 25 रख दो। तो इसका कितना हो जाएगा, 5000 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10⁻3, या ऐसे लिख लो 2.5 इंटू 10⁻4। इस तरीके से हम इसको क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमको एफ सी के मालूम है तो। लेकिन याद रखना, यहाँ पे देखो, एक आपने यहाँ पे बनाया था, ठीक है, इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करी थी, तो ये एंगल जो मिला था आपको वो एल्फा मिला था। तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो रहा है कि एल्फा जो है मोर देन है बीटा से। तो अगर एल्फा मोर देन बीटा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल टेंजेंट का जो मॉडुलस होगा, इनिशियल टेंजेंट जो मॉडुलस होगा वो ज़्यादा होगा किससे, सेकेंड मॉडुलस से। किससे ज़्यादा होगा, सेकेंड मॉडुलस से ज़्यादा होगा, क्योंकि एल्फा भी ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है, तो वो भी ज़्यादा होगा। इसके बाद थर्ड आता है हमारे पास टेंजेंट मॉडुलस। तो टेंजेंट मॉडुलस के लिए कुछ इस तरीके से हम अपना ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में, और ये जो हमको एंगल देखने को मिलता है गामा होता है। तो याद रखेंगे, अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा। गामा इसमें सबसे कम होता है। तो जो हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट मॉडुलस होता है, वो भी क्या होता है, सबसे
कम होता है। तो यहाँ पे ये हमको क्या दे देगा, टेन गामा, और टेन गामा हमको क्या दे देगा, इनिशियल टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट मॉडुलस जो हमको देगा वो हमारे पास क्या होगा, ये गामा टेन गामा होगा, और ये सबसे कम होता है। तो याद रखेंगे इनिशियल टेंजेंट सबसे ज़्यादा होता है, फिर सीकेंट होता है, फिर सीकेंट के बाद जो होता है हमारे पास वो टेंजेंट होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, स्टेट पीएससी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके आप लोगों को रेड कलर से दिखाया हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम कुछ नोट पॉइंट में बाकी को अपना जो बाकी के यंग मॉडल्स हैं या मॉडल्स या इलास्टिक मॉडल्स हैं हम उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। कौन सा आता है, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। तो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस जो है हमारे पास, ये इसको हम डायनामिक मॉडुलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डायनामिक मॉडुलस भी बोलते हैं। और इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, जहाँ पर हमारा विंड लोड टाइप का हो। तो आपको मालूम होगा जैसे कि विंड लोड होता है, तो विंड लोड क्या होता है, एक डायनामिक लोड होता है। कैसा होता है, एक डायनामिक लोड होता है। तो डायनामिक लोड की वजह से ही जो मॉडुलस हमको देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, हमारे पास डायनामिक मॉडुलस होगा। क्योंकि अगर हवा वगैरह चलेगी तो ऐसा नहीं कि हवा अगर चल रही है तो 10 दिन 20 दिन 50 दिन लगातार वो चलती रहेगी। अगर एक दिन चली है 2 दिन चली है तो क्या होगा, ये वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए होता है। जो भी लोड होगा ये बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा इलास्टिक स्ट्रेन क्या है इसमें कम आती हैं। इलास्टिक स्ट्रेन क्या है इसमें कम आती हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक मॉडुलस भी अपना बोलते हैं। तो याद रखेंगे, मैंने अभी आप लोगों को बताए थे दो तरीके के मॉडुलस और होते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक कौन सा होता है, डायनामिक होता है। ठीक है, तो डायनामिक जो होता है वो कुछ और नहीं होता है, बल्कि जो इनिशियल टेंजेंट वाला होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस। तो शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस क्या होता है, तो शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस होता है इम्पोज्ड लोड फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम लाइक अ मैन। ये क्या होता है, ये आप लोग का शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस जो होता है ये लाइव लोड के लिए होता है। किसके लिए होता है, लाइव लोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोज्ड लोड भी बोलते हैं। इम्पोज्ड लोड भी। और मैंने आप लोग को बताया था कि जो लोड आप लोग का मूवेबल होता है, जो लोड आप लोग का क्या होता है, मूवेबल होता है, वो आप लोग का लाइव लोड होता है। और जो नॉन मूवेबल होता है आप लोग का वो कैसा होता है, स्टैटिक सॉरी आप लोग का डेड लोड की तरह वो काउंट होता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी लाइव लोड डेड लोड में डिफरेंस बताया था। तो इम्पोज लोड, जैसे कि मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, अब उस हॉस्पिटल में अगर कोई इंसान गया है, कोई आदमी अगर गया है दवाई लेने के लिए गया, तो वो हो सकता है 1 घंटा रुके, 2 घंटे रुके, 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, ऐसा तो नहीं वो वहीं पर रुका रहेगा। तो उसमें हॉस्पिटल में क्या होता है, बहुत ही कम समय के लिए लोड घटता बढ़ता रहता है, लोग जाते रहते हैं आते रहते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन में जो हम यूज करते हैं वो हमारे पास होता है शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस। क्या होता है, शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका वही होता है, ई सी इजिकल टू 5000 √FC के। ठीक है, ये हमारे पास होता है, जिसको हम सिकेंट मॉडुलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिकेंट मॉडुलस भी बोलते हैं। सिकेंट मॉडुलस भी ऐसे ही कैल, और इसमें हमने क्रीप वगैरह कंसिडर नहीं करी होती। इसके बाद आता है हमारे पास लॉन्ग टर्म मॉडुलस। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सब क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। आप किसी भी चीज़ को, एक सिंगल चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ से। ठीक है, ये सब टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है जो आप लोग को समझनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉन्ग टर्म मॉडुलस, और जिसको हम इफेक्टिव मॉडुलस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लोड जो है कुछ लंबे समय तक लगा हुआ होता है। जब लोड लंबे समय तक लगा हुआ होता है तो उस समय हम कंसिडर कर रहे होते हैं अपना लॉन्ग टर्म मॉडुलस, जिसको हम इफेक्टिव मॉडुलस भी बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, जो हमारे पास शॉर्ट टर्म मॉडुलस था या जो सिकेंट मॉडुलस था, उसको हम 1 + थीटा से डिवाइड कर देते हैं। अब सर ये थीटा क्या नहीं बला है, तो थीटा कुछ भी नहीं होता है। थीटा आप लोग के पास क्या होता है, क्रीप कोफिशिएंट होता है। क्या होता है, क्रीप कोफिशिएंट होता है। अब क्रीप क्या होता है सर, तो क्रीप आप लोग का होता है स्ट्रेन ड्यू टू परमानेंट लोड विच कैन नॉट रिकवर। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई बॉडी थी, उस पर लोड लगा हुआ है, अब ये लोड बहुत टाइम से लगा हुआ है, 10 साल 20 साल 50 साल से लोड लगा हुआ है। तो इस लोड की वजह से क्या है, इस बॉडी के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रेन आ जाएगी कि अगर इन फ्यूचर ये लोड यहाँ से रिमूव भी हो जाए, यहाँ से लोड क्या है ये रिमूव भी हो जाए, तो ये स्ट्रेन कवर नहीं होगी, ये अपनी ओरिजिनल शेप में जाके अपनी ओरिजिनल शेप को गेन नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। अब सर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो जो हमारे पास थीटा होता है, जो क्रीप कोफिशिएंट होता है, वो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग, यानी कि कितने लाइफ है, एक तरीके से हम नीचे हम उसकी लाइफ को कंसिडर करके चलते हैं कि कितनी लाइफ है कंक्रीट की। क्लियर है कि नहीं। अब इसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे देख लीजिए, एज के अकॉर्डिंग 7 डेज़ के बाद डिसाइड करें कि क्रीप कोफिशिएंट कितना होगा, तो 2.2 होगा।
28 डेज़ के बाद 1.6 होगा, 1 ईयर के बाद कितना होगा 1.16 होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब कुछ लोग पूछते हैं कि यार 7 डेज़ में तो यहाँ पे क्रीप की जो वैल्यू है वो आप लोग की ज़्यादा है, 1 ईयर में क्रीप की वैल्यू क्या है, कम है। तो देखो यार, अगर आप एक कंक्रीट का ब्लॉक सपोज आपने प्रिपेयर करा है, ठीक है, कंक्रीट का ब्लॉक आपने प्रिपेयर करा है, एक की आप एक 7 डेज़ हुए हैं और एक को 28 डेज़ हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोड लगाओगे तो लोड लगाने के बाद किस में आप लोग की कंप्रेसिव स्ट्रेन ज़्यादा आएंगी, किस में कंप्रेसिव स्ट्रेन ज़्यादा आएगी। तो जाहिर सी बात आप कहोगे सर 7 डेज़ वाले में कंप्रेसिव स्ट्रेन ज़्यादा आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी इसकी पूरे तरीके से हार्डनिंग नहीं हुई है कि नहीं, पूरी तरीके से हार्डनिंग नहीं है, और इसका 28 दिन में क्या है लगभग इससे तो ज़्यादा हार्डनिंग होगी, तो इसमें क्या आप लोग की कम स्ट्रेन की वैल्यू आएगी। तो अगर इसमें स्ट्रेन की वैल्यू कम आएगी तो इसलिए याद रखना टाइम बढ़ने के साथ साथ क्या है इसकी वैल्यू क्या कम होती रहती है, टाइम बढ़ने के साथ साथ इसकी वैल्यू कम होती रहती है। अब देखिए हमारा जो IS कोड है, उस IS कोड में IS 456 में एक और टेबल बनी हुई है जिसको टेबल नंबर 3 बोलते हैं हम। तो एक बार इसको आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का जेई में तो मुझे लग रहा है पता नहीं कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, और AE एग्ज़ाम में भी और ESC में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए हमारे पास क्या होती है, जो एक्सपोजर कंडीशन होती है, जब आपने कंक्रीट को बना दिया, जब आपने कंक्रीट को बना दिया तो कंक्रीट जब इन्वायरमेंट में है, कंक्रीट जब इन्वायरमेंट में है तो वो अलग अलग कंडीशंस में हो सकती, अलग अलग सिचुएशंस में हो सकती। तो हमारा IS कोड बोलता है कि अगर कंक्रीट आप लोग की इन 5 में से किसी भी कंडीशन में है तो आपको ये ग्रेड यूज़ करनी पड़ेंगी, और ये नॉमिनल कवर रखना पड़ेगा। अब सर ये नॉमिनल कवर क्या है? तो नॉमिनल कवर तो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जब आप डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्चरल मेंबर पढ़ोगे तो डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्चरल मेंबर में वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि नॉमिनल कवर क्या होता है। बाकी अभी आप थोड़ा सा बस इसको समझो कि आपके पास एक्सपोजर कंडीशन क्या हो सकती है। सबसे पहला हो सकता है माइल्ड कंडीशन। तो माइल्ड कंडीशन के केस में आप लोगों को याद रखना है कि जो कंक्रीट होगी वो कंक्रीट की सरफेस प्रोटेक्टेड होगी फ्रॉम रेन, यानी कि कहीं पर अगर रेन बहुत ज़्यादा होती है तो उस तरीके की जो कंडीशन होगी जहाँ पर रेन से बचाना होगा कंक्रीट को, तो वहाँ पे M20 ग्रेड आप यूज करोगे। उसके बाद होता है मॉडरेट कंडीशन। मॉडरेट कंडीशन कौन सी होती है? जब आप लोग की कंक्रीट जो है वो रेन के एक्सपोज हो सकती है टू द रेन, यानी कि रेन के कांटेक्ट में हो सकती है, या कहीं पर कोस्टल एरिया हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग, कोस्टल एरिया होगा और रेन से भी प्रोटेक्टेड होगा, या फिर आप लोग की सबमर्ज्ड हो सकती है। नॉर्मल वाटर कंडीशन में प्योर वाटर है हमारा, अच्छा वाटर है, तो वहाँ पे वो हो सकती है। तो उस केस में आप M25 ग्रेड यूज करोगे। इसके बाद सीवियर कंडीशन, क्वेश्चन में कहेगा वो कि सीवियर कंडीशन है तो आप कौन सी ग्रेड यूज करोगे। तो सीवियर कंडीशन में क्या होता है, सीवियर कंडीशन में आप लोग की जो कंक्रीट होती है वो सी वाटर के कांटेक्ट में आ जाती है। ठीक है, तो सी वाटर के कांटेक्ट में तो वहाँ पे M30 यूज़ करोगे। वेरी सीवियर है तो वहाँ पे क्या होता है अल्टरनेट, वहाँ पे क्या होता है आप लोग का अल्टरनेट वेटिंग ड्राई होती रहती है, सी वाटर के कांटेक्ट में रहती है, लेकिन कभी वाटर आ गया कभी चला गया तो अल्टरनेट उसमें होता रहता है। तो वहाँ पर M35 ग्रेड यूज करते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन क्या होती है? तो एक्सट्रीम कंडीशन वो होती है जब आप लोग की कंक्रीट जो वो केमिकल के कांटेक्ट में हो, यानी कि वहाँ पे केमिकल टच बहुत ज़्यादा हो कंक्रीट का, वहाँ पे केमिकल वगैरह, अगर मान लीजिए आपने कंक्रीट का कोई एक बॉक्स बना दिया, एक होल बना दिया, उसके अंदर आपने केमिकल फिल करके रख दिया, तो उस तरह से आप क्या है M40 ग्रेड यूज़ करोगे। तो इस तरीके से ये ग्रेड हम यूज़ करते हैं इन कंडीशन के हिसाब से, और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। चलिए अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास करेक्टरिस्टिक लोड। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताया था, करेक्टरिस्टिक का बताया था, स्ट्रेंथ बताया था। अब हम बात कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक लोड की। तो करेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है? द लोड दैट हैज़ 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि हमारा क्या है 95% प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि लोड उस कंडीशन से ज़्यादा ना हो, तो ऐसा लोड हमारा क्या कहलाता है? करेक्टरिस्टिक लोड कहलाता है। ऐसे समझ नहीं आएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, एक ऐसी लिमिट होती है, ये हमारे पास एक सिंगल लाइन में आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ये एक ऐसी लिमिट होती है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की जिसमें 5% जो क्यूब होते हैं, 5% जो क्यूब होते हैं वो उनकी स्ट्रेंथ कम होती है, बाकी 95% की क्यूब जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है? ज़्यादा होती है। एक ऐसी लिमिट जिससे 95 क्यूब्स की स्ट्रेंथ तो ज़्यादा हो और 5 क्यूब की स्ट्रेंथ क्या हो? कम हो, तो वो हमारे पास क्या होती है? करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक लोड की। तो करेक्टरिस्टिक लोड जस्ट इसका अपोजिट होता है। करेक्टरिस्टिक लोड में क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है 95% केसेस में जो लोड है वो हमारा इस लिमिट से कम रहना चाहिए,
कम रहना चाहिए और 5% ही केस हो, 5% केस में ही जो लोड है वो इस करेक्टरिस्टिक लोड से क्या है, ज़्यादा होना चाहिए। तो ये डिफरेंस होता है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और करेक्टरिस्टिक लोड में। करेक्टरिस्टिक लोड में क्या होता है कि 95% में हमारा क्या होना चाहिए, लोड कम रहना चाहिए इस लिमिट से, और 5% ही केस हो जिसमें कि लोड हमारा बढ़ जाए। लेकिन स्ट्रेंथ के केस में क्या होता है कि 5% क्या रहता है हमारा, कम रहता है, और 95% क्या होता है हमारा, ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस होता है। तो मान लीजिए कि अगर कोई स्ट्रक्चर है जिसकी लिमिट कितनी थी, 40 किलो न्यूटन लोड बियर करने की थी, तो अगर मान लीजिए कि 40 तो हम ये मान करके चलेंगे कि उस स्ट्रक्चर पर 95%, ठीक है, यानी कि 95 टाइम्स जो है लोड वो 30 किलो न्यूटन से कम रहना चाहिए। अगर आप इसको, चलो एक काम करो, इसको ना आप 30 किलो न्यूटन ही ले लो, ठीक है, तब आपको समझ आएगी। तो 30 किलो न्यूटन से क्या है, अगर मान लो किसी स्ट्रक्चर की लिमिट 30 किलो न्यूटन थी, तो उस पर 95% टाइम जो है वो लोड जो है वो 30 किलो न्यूटन से कम रहना चाहिए, और केवल 5% ही चांसेज हों जिसमें कि लोड उस पर 30 किलो न्यूटन से ज़्यादा हो जाए। तो एक ऐसे लोड की लिमिट जिससे हमारी 95% क्या है, 95% टाइम्स लोड कम आएगा, और 5% वारी क्या है, उस पर लोड ज़्यादा होगा। ऐसा लोड, हमारी ऐसी लिमिट क्या कहलाती है, करेक्टरिस्टिक लोड कहलाती है। और देखिए करेक्टरिस्टिक लोड को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि खर्चा होता है, और हम हमेशा क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि खर्चा हमारा क्या हो, कम से कम हो, और करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कमाई होती है, तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कंसिडर करके चलते हैं, और ये कम से कम कंसिडर करके चलते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेनफोर्समेंट। अब हम रेनफोर्समेंट की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने किसकी बात करी है, कल भी मैंने कंक्रीट की बात करी थी, आज भी मैंने आप लोगों के साथ कंक्रीट की बात करी थी। अब हम बात करेंगे रेनफोर्समेंट की। रेनफोर्समेंट क्या होती है, कुछ भी नहीं सर, जो स्टील बार होती है, जो आपने देखा होगा नॉर्मली, जो कंक्रीट बनाई जाती है, जब आरसीसी बनाई जाती है, तो इसमें कंक्रीट के साथ साथ क्या है, स्टील भी डाला जाता है। तो इसी स्टील को हम क्या बोलते हैं, रेनफोर्समेंट बोलते हैं। अब इसकी कुछ ग्रेड होती हैं, जैसे कि FE 250, FE 415, FE 500, ये हमारे पास होती हैं। अब FE 250 का मतलब क्या है कि उसकी जो इल्ड स्ट्रेंथ है वो 250 होगी। FE 415 का मतलब क्या है कि इसकी जो इल्ड स्ट्रेंथ है वो 515 और 415 होगी। FE 500 का मतलब क्या है कि इसकी जो इल्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी, वो 500 मेगा पास्कल होगी। और इसी को इसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम इसकी इल्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि FY = 250 मेगा पास्कल, FY = 415 मेगा पास्कल, FY = कितना होता है, 500 मेगा पास्कल, ये सब यही होती हैं। ठीक है, अगर हम इनका ग्राफ बनाएं तो सबका ग्राफ क्या है, देखिए कुछ इस तरीके का ग्राफ बन करके आता है। 250 का ये बन के आता है, FE 415 का ये बन के आता है, FE 500 का ये बन के आता है। तो याद रखेंगे FE 415 और 500 ये दोनों क्या ऐसी होती हैं, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार होती हैं, HYSD भी बोलते हैं हम इनको, हाई इल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार भी हम इनको बोलते हैं। तो ये याद रखना ये। और इनके केस में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, जो हमारे पास ये FE होती है, FE 415 है, और FE 500 है, ये हमारे पास हाई इल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार होती हैं, लेकिन इनमें इनकी स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होती है, किससे, FE 250 से। FE 250 से स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होती है, लेकिन ये ब्रिटिल होती हैं। क्या होती हैं, ब्रिटिल होती हैं, एज़ कम्पेयर टू 250, जो हमारी 250 ग्रेड होती है, जिसको माइल्ड स्टील बार बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ अभी HYSD बार फेल्स एट लेस एलोंगेशन, इनमें लेस एलोंगेशन होता है एज़ कम्पेयर टू माइल्ड स्टील, क्योंकि माइल्ड स्टील में क्या होता है, ये ज़्यादा डक्टाइल होती है, एज़ कम्पेयर टू FE 415 और FE 500। तो याद रखेंगे ये दोनों कैसी होती हैं, ब्रिटिल होती हैं एज़ कम्पेयर टू दिस, या ये कह सकते हैं कि कम डक्टाइल होती हैं, इनमें कम एलोंगेशन होता है एज़ कम्पेयर टू FE 250। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करें कितने टाइप्स की हमारे पास बार होती हैं, तो सबसे पहली होती है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील बार जो होती है वो एक स्मूथ बार होती है, आप देख सकते हो उस पर कोई भी किसी भी तरीके की कोई लाइनिंग वगैरह नहीं है। दूसरी होती है HYSD बार, जो हाई यील्ड स्टैंड डिफॉर्म बार होती हैं, जो FE 415 और FE 500 होती हैं, दो तरीके की होती हैं। इनके ऊपर क्या रिब्स बनी हुई होती हैं, ये देख सकते हो आप, ये जो लाइनें बनी हुई होती हैं, आपने देखे होंगे लाइनें ड्रॉ होती हैं, इन लाइनों को क्या बोलते हैं, हम रिब्स बोलते हैं। इसके बाद होती है हमारे पास TMT जो होती है हमारे पास, वो थर्मल मैकेनिकली ट्रीटेड बार होती हैं।
टीएमटी जो होती है हमारे पास वो थर्मली मैकेनिकली ट्रीटेड बार होती हैं। ये कुछ इस तरीके की होती हैं, ये स्मूथ भी होती हैं और इन पर रिप्स भी होती हैं, कुछ इस तरीके की ये बनाई जाती हैं। और ये टीएमएक्स बार होती हैं। इनमें होता है क्या, जो देखिए रिप्स होती हैं, इन रिप्स का काम होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा देना। क्या होता है इनका काम, बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा देती हैं। कंक्रीट और स्टील के बीच जो बॉन्डिंग होती है उसको क्या कर देती हैं, स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला Fe250 जो है ये मोर डक्टाइल होती है, तो इसमें सडन फेलियर नहीं होता है आप लोगों को। ऐसा नहीं कि एकदम से कंक्रीट जो है वो फेल कर जाएगी, इसमें सडन फेलियर नहीं होता है। लेकिन बात करें हाई इल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार की, तो ये मोर ब्रिटल होती है एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के कंपेरिजन में ज़्यादा ब्रिटल होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लेस क्या होती है, डक्टाइल होती है। इसमें लेस डक्टिलिटी होती है एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील। तो ये क्या बोलते हैं, हाई स्ट्रेंथ, इसको हम HYSD जैसे कि मैंने बता दिया, इसको हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार भी हम इसको बोलते हैं। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखिए जितने भी मैं आप लोगों को, देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को इलास्टिक मॉडुलस बताया, ठीक है, इलास्टिक मॉडुलस बताया, वो इम्पोर्टेंट था। इलास्टिक मॉडुलस में एक क्रीप वर्ड आया, वो भी इम्पोर्टेंट था। इलास्टिक मॉडुलस के बाद हमने जो अपना नेक्स्ट टॉपिक देखा था वो रेनफोर्समेंट, अभी हमने देखा अपना रेनफोर्समेंट, हमने अपना डिस्कस किया, रेनफोर्समेंट इंपॉर्टेंट था। अब पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें तो पार्शियल का मतलब होता है आंशिक। क्या होता है, आंशिक। आंशिक का मतलब होता है पूरे तरीके से नहीं, थोड़ा बहुत, पूरे तरीके से नहीं, मतलब आधे से ज़्यादा, आधे से कम, आधा, ऐसा करके होगा। कोई भी चीज़ पूरी नहीं होगी तो उसको हम आंशिक बोलते हैं, पार्शियल बोलते हैं। पार्शियल को हिंदी में आंशिक बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हम ले रहे हैं तो क्या सर वाई टेक पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन LSM, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था मैं जब स्टार्ट करा था तो सबसे पहले SM, तो LSM मेथड हम पढ़ेंगे। तो क्या सर LSM मेथड जो होता है हमारे पास वो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी देता है। इसका मतलब ये है कि हमारी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से सेफ़ नहीं रहती है क्या इसमें LSM में। जो हमारे पास LSM मेथड होता है, अगर ये हमारा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे बेस्ड है तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, ये पूरे तरीके से सेफ्टी कंसीडर नहीं कर रहा है। तो इसमें हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों कंसीडर करते हैं LSM में, क्या इसका मतलब ये कि पूरी तरीके से हमारी सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करा रहा है स्ट्रक्चर को। तो देखो थोड़ा समझो इसको। देखो कोई भी जो स्ट्रक्चर होती है हमारे पास, एक तो मटेरियल उसमें लगा हुआ होता है और साथ में उस पर लोड आता है। दो ही तो चीज़ें होंगी, एक तो मटेरियल जिससे वो मिल करके बनी है, एक उस पर लोड आएगा। मटेरियल की भी अगर हम बात करें तो मटेरियल उसमें कॉन्क्रीट होता है, स्टील होता है। जो हम RCC पढ़ रहे हैं अपना, RCC में क्या मेन मटेरियल क्या होगा, देखो होते तो और भी, लेकिन मेन मटेरियल क्या होता है हमारा, तो एक हमारे पास कंक्रीट होता है, दूसरा सर हमारे पास स्टील होता है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ को, क्योंकि स्ट्रेंथ इन्हीं पे बेस्ड होगी, जिस मटेरियल से वो मिलकर के बने हुए उसी पे उसकी स्ट्रेंथ बेस्ड होगी, है कि नहीं। तो स्ट्रेंथ को हम करते क्या, पार्शियल सेफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब समझना, दो ही चीज़ें हैं स्ट्रक्चर में, एक उसका मटेरियल जो कि उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं, और एक दूसरी है लोड। तो इस पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ को तो हम इसमें अंडर एस्टिमेट करते हैं, स्ट्रेंथ को तो क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, और लोड को क्या करते हैं, हम ओवर एस्टिमेट करते हैं। लोड को क्या है, हम ओवर एस्टिमेट करते हैं। यानी कि ये हमको क्या कराता है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि ये हमको टू वे सेफ्टी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, टू वे सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि सर लोड को बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो देखो मैं अभी आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, जो हमारे सर अक्सर उसको लिया करते थे। देखो स्ट्रेंथ को आप पहले इसका मतलब समझ लो बस। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है कि आपको स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करना है, और जो लोड है उसको ओवर एस्टिमेट करना, लोड को ओवर एस्टिमेट करना, लोड को बढ़ा करके लेना और स्ट्रेंथ को कम कर करके लेना। तो ये टू वे सेफ्टी प्रोवाइड कराएगा। कैसे कराएगा, तो चलिए देखिए एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी, स्ट्रेंथ को कम और लोड को ज़्यादा मान करके हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं इसमें LSM में। कैसे करते हैं, तो देखिए मान लीजिए कि कोई शादी है, ठीक है, कोई शादी है, और उस शादी में लड़की वाले को पता है कि यहाँ पे 1000 लोग आने वाले हैं, 1000 लोग आने वाले हैं। तो 1000 लोग आने वाले हैं, तो क्या लड़की वाला 1000 लोगों का खाना बनवाएगा, जो लड़की वाला होगा क्या वो 1000 लोगों का खाना बनवाएगा, नहीं। वो क्या बोलेगा हलवाई को कि कुछ उसमें क्या करेगा, अगर 1000 लोग आ रहे हैं तो वो क्या करेगा, 1200 लोगों का खाना बनवाएगा। क्या करेगा, 1200 लोगों का खाना बनवाएगा। तो यानी कि वो क्या करेगा, एक फैक्टर उसने कुछ ले लिया जिससे उसने मल्टीप्लाई कर दी, जिसको बोल रहे हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यानी कि कुछ उसने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर कर लिया, और वो बोलेगा कि अब जो खाना बनना वो 1200 लोगों का बनना। हो सकता है कि उसने अंदाज़ा लगा रखा हो कि 1000 लोग आएंगे, लेकिन उसने क्या करा, कुछ ज़्यादा लोगों का खाना बनवा लिया। तो मतलब उसने लोड को क्या कर दिया, ओवर एस्टिमेट कर दिया। उसको पता था कि इतना आना है,
उसको पता था कि इतना आना है, ठीक है, इतने लोग आने हैं, लेकिन उसने फिर भी क्या करा, लोगों को कुछ बढ़ा करके लिया, तो उसने लोड को क्या कर दिया, ओवर एस्टिमेट कर दिया। अब जो हलवाई है, जो शादी में खाना बना रहा, उसको मालूम है कि 1 किलोग्राम जो राइस है उसको 10 लोग खा सकते हैं, उसको क्या है 10 लोग खा सकते हैं, लेकिन वो क्या करेगा, इसकी स्ट्रेंथ को कम करेगा, इसकी स्ट्रेंथ को कम करेगा, वो मान करके चलेगा कि 1 किलोग्राम राइस को 10 लोग नहीं, 5 लोग खा रहे हैं या 8 लोग खा रहे हैं, वो ऐसा मान करके चलेगा। ठीक है, समझ रहे हो, 1 किलोग्राम राइस को जो है वो ये मान करके चलेगा कि कितने लोग खा रहे हैं, 5 लोग खा रहे हैं, जबकि खा कितने सकते हैं, 10 लोग खा सकते हैं। तो अब अगर 300 किलोग्राम राइस वो मंगाएगा, तो वो मंगाएगा 1500 लोगों के लिए। कितने लोगों के लिए मंगाएगा, 1500 लोगों के लिए मंगाएगा। तो समझ रहे हो, देखो स्ट्रेंथ जो थी उसको तो उसने कम कर दिया, उसको पता था इतने लोग खा सकते हैं, तो स्ट्रेंथ को कम कर दिया और लोड को क्या करा, उसने बढ़ा दिया। तो इस तरीके से क्या होगा, उस शादी का जो है वो खाना बनाया जाएगा, उस शादी का खाना जो है वो बनाया जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप 300 किलोग्राम अगर राइस आएगा तो उसको कितने लोग खा सकते हैं, 1500 लोग खा सकते हैं। मतलब स्ट्रक्चर के जो मेंबर है उनका साइज़ बढ़ा दिया। अब देखो इसमें 1500 लोग आ गए, तो 1500 लोग आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर लोड आपने बढ़ा दिया। लोड आपने बढ़ा दिया कि आपने क्या करा कि हाँ इतना लोड इस पर आ सकता है, उसके साथ ही स्ट्रेंथ को भी कम मान लिया। अब स्ट्रेंथ को अगर कम मान लोगे आप और लोड अगर आप बढ़ा दोगे, तो जहाँ पर अगर मान लीजिए आपको मालूम है कि आपने, ये एक ब्लॉक था, ये एक ब्लॉक था और हमको मालूम है कि ये ब्लॉक जो है मान लीजिए 20 किलो न्यूटन का लोड ले सकता था, तो आपने इसकी स्ट्रेंथ को कम कर लिया, आपने इसकी स्ट्रेंथ को कम कर लिया, मतलब आपने ये मान लिया केवल ये 15 किलो न्यूटन का लोड ही ले सकता है। तो अगर आप 15 किलो न्यूटन का लोड ही ये ले सकता है, जबकि ले कितना सकता था, 20, तो अगर आप अब 100 किलो न्यूटन का लोड लेकर के आने वाले हो इस स्ट्रक्चर पे, तो जाहिर सी बात है इसका साइज़ क्या करोगे, अब बड़ा मान करके इस स्ट्रक्चर का जो मेंबर होगा इसको आप क्या बनाओगे, बड़ा बनाओगे। तो इसीलिए स्ट्रक्चर का मेंबर का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है कि नहीं। तो इस चीज़ को आप समझेंगे, अगर लोड हमारे पास ज़्यादा आ रहा है तो भी हमारा साइज़ बढ़ जा रहा है, और देखो स्ट्रेंथ कम मान करके चल रहे हैं तो भी हमारा साइज़ स्ट्रक्चर का बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो स्ट्रक्चर होती है वो ज़्यादा सेफ़ होती है, किसमें, LSM में। LSM में जो होती है वो ज़्यादा सेफ़ होती है एज़ कम्पेयर टू WSM। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोग को बताई है, आप इसको समझने की कोशिश करना। समझ में ना आए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार इसको देखना, लेकिन इस चीज़ को क्लियर करना। देखो मैंने बोला था पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लोड को बढ़ा देते हैं और स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। अगर लोड को बढ़ाओगे और स्ट्रेंथ को कम करोगे तो दोनों ही केसेस में आपका जो साइज़ है वो बढ़ रहा है, और अगर साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ मेंबर का जो साइज़ है वो बढ़ रहा है, तो स्ट्रक्चर जो होगी हमारी वो ज़्यादा सेफ़ होगी, है कि नहीं। स्ट्रक्चर जो हो जाएगी वो हमारी ज़्यादा सेफ़ हो जाएगी। तो याद रखेंगे स्ट्रेंथ के केस में हम डिवाइड करके चलते हैं, अपना स्ट्रेंथ को कम करना है तो कम करना है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे, और लोड को अगर बढ़ाना है तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके अपना चलेंगे। सही है कि नहीं। तो ये चीज़ आप लोग को समझ करके चलनी है। तो हम लेकर के चलते हैं सबसे पहले पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के लिए देखो दो हम लेंगे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, देखो दो तरीके से हम लेंगे। एक तो हम लेंगे स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेंथ को जब डिवाइड करेंगे, और एक हम लेंगे लोड के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेंथ के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है हमारा, कंक्रीट के लिए तो 1.5 होता है, और स्टील के लिए जो होता है 1.15 होता है। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि सर जो हम स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहे हैं वो कम क्यों ले रहे हैं और कंक्रीट के लिए ज़्यादा क्यों ले रहे हैं। तो देखो क्वालिटी कंट्रोल की मेन वजह होती है, जो हमारी कंक्रीट होती है वो साइट पर प्रिपेयर होती है, जिसकी वजह से उसमें उतना अच्छा क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता, तो हमको यहाँ पे ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चलना होता है। जबकि स्टील की बात करें तो स्टील में क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होता है, ये फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर आप लोग की करी जाती है, तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, अपना जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कम ले करके चलते हैं। तो ये चीज़ आप समझ करके यहाँ पे चलेंगे। तो देखिए यही चीज़ हमने पीछे भी सीखी थी कि अगर FC की हमारी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है तो हम क्या करते हैं, जो साइज इफेक्ट होता है उसको कंसिडर कर लेते हैं। साइज इफेक्ट कंसिडर करने की वजह से जो उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ थी, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ थी, उसको यूज़ ना करके 1.5 से उसको डिवाइड कर देते हैं, साइज इफेक्ट उसका कंसिडर कर लेते हैं, तो 0.67 FC हमारा आ जाता है। इस स्ट्रेंथ को हम मान करके चलते हैं, जो हमारी साइट पर प्रिपेयर करी जाती है कंक्रीट, जो हमारी साइज इफेक्ट को कंसिडर करके ध्यान में रख करके इस स्ट्रेंथ की कंक्रीट हमारी प्रिपेयर करी जाती है। अब डिज़ाइन पर्पस से हम क्या मान करके चलते हैं कि जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, डिज़ाइन पर्पस से जो डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसके लिए हम क्वालिटी, क्योंकि हमको मालूम है क्वालिटी में थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि साइड पे प्रिपेयर हो रही है, तो जब साइड पे प्रिपेयर हो रही है तो हम एक और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसमें लगा देते हैं, जो कि हमारा कितना होता है, 1.5 का होता है। तो हमारी जो डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है कंक्रीट की वो 0.45 FC की आती है। कितनी आती है, 0.45 FC की। इस पूरे को आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसके बाद आती है हमारी स्टील। तो स्टील जो होती है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ हमारी Fy होती है, और डिज़ाइन यील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए उसको हम अपना पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 1.15 पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है इन केस ऑफ स्टील। तो यहाँ से हमारे पास डिज़ाइन यील्ड स्ट्रेंथ जो आती है, डिज़ाइन यील्ड स्ट्रेंथ जो आती है किसकी, स्टील की, वो कितनी होती है 0.87 Fy होती है। तो याद रखने की कॉन्क्रीट की 0.45 Fck होती है और स्टील की कितनी होती है 0.87 Fy होती है। क्लियर। चलिए, इसके बाद आता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड। लोड के लिए अब हम बात करते हैं। अभी मैंने स्ट्रेंथ के लिए आपको बताया था, स्ट्रेंथ के केस में तो आपको कंक्रीट के लिए 1.5 ले लेना और स्टील के लिए 1.15 ले लेना। अब लोड की बात करेंगे तो देखिए, लोड फैक्टर भी हम इसको बोल देते हैं और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड भी हम इसको बोल देते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला कि लिमिट स्टेट में दो कंडीशन हमारी होती हैं। एक होती है हमारे पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होती है, और एक होती है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। दो कंडीशन हमारे पास होती हैं लिमिट स्टेट मेथड में। पहली लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और एक लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का मतलब क्या, ये भी हमें स्ट्रक्चर के फेलियर को बताता है, और ये भी हमारा क्या स्ट्रक्चर के फेलियर को बताता है। ये किस तरीके के फेलियर को बताता है कोलैप्स, मान लीजिए कि आपकी स्ट्रक्चर का कोई पोर्शन टूट करके गिरने लगा, मेंबर क्या है उस पर टूट करके गिरने लगा, तो वो क्या होगा, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर आएगी कि स्ट्रक्चर आप लोग की कोलैप्स हो रही है, टूट टूट करके गिर रही है, तो वो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है। अब लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी की बात करें तो मान लीजिए कि आपकी जो स्ट्रक्चर है वो अब यूजेबल नहीं है, स्ट्रक्चर को आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि उससे पानी टपक रहा है या प्लास्टर उससे गिर रहा है, इस तरह की कंडीशन आ गई है, उसमें मॉइस्चर आने लगा है, वॉल्स पे मॉइस्चर वगैरह आने लगा है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं किसको बताते हैं, सर्विसेबिलिटी को, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो आपकी वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, ठीक है, उसकी जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है वो खतरे में, फायर रेजिस्टेंस नहीं है, उसमें डिफ्लेक्शन आ गया है, उसमें क्रैकिंग वगैरह आ गई हैं। तो इस तरीके की जब स्ट्रक्चर में सिम्टम्स दिखने लगते हैं तो वो हमारी किसके अंदर आती है, सर्विसेबिलिटी के अंदर आती है। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि फ्लैक्चर है, यहाँ बेंडिंग की वजह से स्ट्रक्चर टूट के गिर गई, कंप्रेशन में फेल होगी, शियर में फेल होगी, टॉर्जन में, टेंशन में। तो इन सब में जो आती है आप लोग की वो कौन सी होती है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स आप लोग का आता है, ठीक है। तो इन सब के केस में हम क्या है अपना कंसिडर करके चलेंगे। तो हमको तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ना, तो मैंने आप लोग को ये थोड़ा सा बताया क्योंकि यहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड हम पढ़ने, तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। और ये सारा कोड भी मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा, ठीक है। टेंशन मतलब इस तरीके से हम पढ़ेंगे इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि अपना जो है, जो हमारे पास कोड है ना, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को आरसीसी में उसको डिज़ाइनिंग के लिए, इतने बेहतरीन तरीके से हम उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लोड फैक्टर की, तो याद रखना लोड फैक्टर या फिर हमारा जो फैक्टराइज लोड होता है वो कितना होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू लोड। सपोज एक स्ट्रक्चर है, हमको मालूम है कि इस पर 100 का लोड आने वाला है, तो हम उस पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेंगे 1.5 का, 1.2 का, तो कितना आ जाएगा 150। तो अब हम जो करेंगे, इसका मतलब 150 जो आया हमारे पास, ये लोड फैक्टर आया है या फिर ये फैक्टराइज लोड आया। तो अब हम जो स्ट्रक्चर अपनी डिज़ाइन करेंगे वो 150 के लिए डिज़ाइन करेंगे, जबकि लोड उस पर कितना आना है, 100 आना है, ठीक है। और हम डिज़ाइन किसके लिए करके चलते हैं, 150 के लिए। और आपने देखा भी होगा यार, इंडिया में तो अक्सर ऐसा होता है, अगर मान लीजिए कोई ऑटो वाला है, तो अगर उसमें 5 सीटर है, वो 5 सीटों की जगह है, तो उसमें वो सीधा 6-7 ही बैठा करके चलता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लोड एक फैक्टर लेकर के चलते हैं, जिससे मल्टीप्लाई करा करके लोड हमको ज़्यादा मिलता है। और मैंने आपको बताया भी, लोड हमको बढ़ाना है और स्ट्रेंथ क्या करनी है इसकी, कम मान करके चलनी, तब हम अपनी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे किसमें, LSM मेथड में, ठीक है नहीं। और एक और चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखेंगे अपना लोड के केस में, तो जो विंड लोड होगा और अर्थक्वेक लोड होगा ये साइमल्टेनियसली एक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, दोनों एक साथ एक्ट नहीं करेंगे, और एक टाइम में या तो विंड लोड एक्ट करेगा या फिर अर्थक्वेक लोड एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या क्या इसकी वैल्यू होती है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, एक तरफ तो है हमारे पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और एक है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में देखो, जब आपके पास डेड लोड और लाइव लोड होगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लिया जाएगा। जब डेड लोड और विंड लोड होगा तो 1.5 लेंगे, और लाइव लोड तो है ही नहीं तो 1.5 लेंगे, ठीक है। या अर्थ को एक लोड हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एक साथ तो लगेंगे नहीं, या तो विंड लोड होगा या अर्थ को एक लोड होगा, या तीनों जब होंगे, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड होगा, या विंड लोड नहीं तो अर्थ को एक लोड होगा, तो 1.2 1.2 1.2 हम लेकर के चलेंगे। ये हमारे पास होगा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ध्यान रखिएगा, जब डेड लोड प्लस के विंड लोड या अर्थक्वेक लोड हम कंसीडर करते हैं किस केस में, जब हमारे पास स्ट्रक्चर जो हो उस वेट की वजह से स्टेबल हो,
जब स्ट्रक्चर क्या हो, हमारी वेट की वजह से स्टेबल हो, जैसे कि रिटेनिंग वॉल होती है, तो रिटेनिंग वॉल क्या होती है, बहुत ज़्यादा कंक्रीट के मास से बनी हुई होती है, तो इसमें सेल्फ वेट की वजह से उसमें स्टेबिलिटी आती है। तो उस केस में जो हमारा एक कॉम्बिनेशन होता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में, डेड लोड और विंड लोड का होता है, तो यहाँ पर हम 1.5 ना लेकर के कितना लेते हैं, 0.9 लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यहाँ पे स्टार लगे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में डेड लोड लाइव लोड का कॉम्बिनेशन है तो 1 1 लेंगे, डेड लोड विंड लोड का कॉम्बिनेशन है तो 1 1 लेंगे, और अगर डेड लोड लाइव लोड और विंड लोड या फिर अर्थक्वेक का है तो 1 0.8 0.8, ये हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अपना पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट डिज़ाइनिंग कोड। तो देखिए गाइस, डिज़ाइनिंग कोड पढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट ये अनाउंसमेंट है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कंटेंट ही है हमारी पहचान, वीआईपी सिविल गुरु हमारे चैनल का नाम है। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो कि हमारा एक 2 कोर्स चल रहे हैं एप्लीकेशन पर, जो कि हमारा वीआईपी सिविल गुरु एप्लीकेशन है। पहला कोर्स चल रहा है गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन, आपको डिटेल सॉल्यूशन देखने को वहाँ पे मिल रहा है, सभी सब्जेक्ट्स का है। वहाँ पर आप लोग क्वालिटी कंट्रोल का भी ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन में, स्पीड को भी आप बढ़ा या घटा सकते हो। तो बहुत नॉमिनल प्राइस पे आप लोग को कंप्लीट पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन वहाँ पे दोनों आप लोग को वहाँ पे अवेलेबल हो जा रहे हैं, तो आप उसको वहाँ पे जा करके देख सकते हो। दूसरा कोर्स चल रहा है हमारा सिविल इंजीनियरिंग 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट का। जैसे मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, सेम कोर्स हमारा चल रहा है 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट के नाम से कोर्स हमारा चल रहा है। आपको देखना चाहो तो डेमो लेक्चर देख सकते हो, हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट के नाम से एक सेक्शन मिलेगा आपको। उस सेक्शन को जा करके आप देखिए, उस सेक्शन में हर सब्जेक्ट का आपको डेमो लेक्चर देखने को मिल जाएगा। तो वो देख करके अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ कंटेंट वैल्यूएबल है और यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब तो हमारा कोर्स ज्वाइन करिएगा। अगर आपको पसंद ना आए तो बिल्कुल मत कीजिएगा। साथ में यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे अलग अलग एग्जामिनेशन में, टॉपिक के बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके साथ ही यहाँ पर डेली आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग क्लासेज मिलेंगी कंप्लीट, यहाँ पे पीडीएफ वगैरह डिटेल एमसीक्यू मिलेंगे। अगर फिर भी आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो ये हमारा नंबर है, यहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाई व्हाट्सअप या कॉल भी आप हमसे कर सकते हैं, ये नंबर है, और यहाँ पर जा करके आप उसको देख सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को स्पेशल ऑफर चल रहा है, बहुत कम प्राइस पे यहाँ पे आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। तो जाइए और जा करके उसको विजिट कीजिए, और आप लोग को वैल्यूएबल लगे तो उसको ज्वाइन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डिज़ाइनिंग कोड। तो ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, और ये सब के सब जो ये देखिए ईएससी में तो पूछे ही जाते हैं, ईएससी में तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन एसएससी जेई में बहुत ज़्यादा कोड पूछे जाते हैं, या फिर कोई भी जेई का एग्ज़ाम हो, एई का एग्ज़ाम हो, वहाँ पे कोड पूछे जाते हैं। गेट में तो उतना नहीं पूछता, लेकिन हाँ बाकी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट कोड हैं वो सब मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, तो आप लोगों को। और अगला जो लेक्चर रहेगा हमारा इंपॉर्टेंट कोड के साथ मैं स्टार्ट करूँगा, डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्चर मेंबर, जो कि हमारे बेंडिंग में आते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि सिंगली, डबली, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब और फुटिंग, ये सब क्या होते हैं, आप लोग के एक ही तरीके से डिज़ाइन होते हैं, और इन सब के लिए एक ही फार्मूला काम करता है। ठीक है, सबके लिए एक ही फार्मूला काम करता है, तो वो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।